गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ है मिस्टर टी दी दरियाल, जो एक्स डिसेबिलिटी कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी स्टेट एनसीटी और चीफ डेप्यूटी डिसेबिलिटी कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रेजेंटली वो केप फाउंडेशन और सीबीएम ट्रस्ट इंडिया के डायरेक्टर है, और वो बात करेंगे बैंकिंग फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, हाउसिंग फैसिलिटीज जो अवेलेबल है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कहूँ तो बेटर है। और वो अपने करियर में जो जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। ओवर टू यू दरियाल सर। धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा इंट्रोडक्शन आपने दे दिया। बहुत सारे लोगों से मेरी इंटरेक्शन पहले हो भी चुका होगा किसी और मीटिंग में। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, अगर पार्टिसिपेंट्स को चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के इंस्टीट्यूशन के बारे में पहले से पता हो, उनके फंक्शन के बारे में, तो मैं उसको बाद में बात करूंगा, अदरवाइज मैं पहले बता दूं। सर आप जैसे उचित समझे। ओके 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 ओके। तो मैं पहले स्टेट कमिश्नर और चीफ कमिश्नर की ड्यूटीज़ के बारे में बता देता हूं, ताकि फिर देन उसके बाद में बैंकिंग, इंश्योरेंस, इस तरह से मैं सीक्वेंस पे चलूँगा। आपको पता है चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 है, उसके तहत अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और चीफ कमिश्नर के साथ 2 कमिश्नर्स हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है उनको भी। और 2 चीफ कमिश्नर 2 कमिश्नर में से एक कमिश्नर कम से कम पर्सन विद डिसेबिलिटी होगा। ये हमारी उसकी संरचना है। और जो चीफ कमिश्नर है वो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल का है, और कमिश्नर जो 2 हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, विच मीन्स ब्यूरोक्रेसी में जो हमारे हाईएस्ट अथॉरिटीज़ हैं, हाईएस्ट रैंक्स हैं, उनके बराबर हमारे चीफ कमिश्नर हैं। स्टेट कमिश्नर में हर स्टेट में एक स्टेट कमिश्नर होगा, और वो स्टेट कमिश्नर सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट के रैंक का होगा। स्टेट कमिश्नर के पास एडवाइजरी कमेटी होगी, इसी तरह से चीफ कमिश्नर के पास भी एक एडवाइजरी कमेटी होगी, ये गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट समझती है कि कितना स्टाफ, कितने और ऑफिसर्स चीफ कमिश्नर या स्टेट कमिश्नर के पास होने चाहिए, वो चीफ कमिश्नर या फिर स्टेट कमिश्नर रिस्पेक्टिवली विल अपॉइंट देम। ये चीफ कमिश्नर स्टेट कमिश्नर का ऑफिस का है ब्रीफ में। देन स्टेट कमिश्नर और चीफ कमिश्नर दोनों अगर देखें तो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में एकदम इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, और उसमें कोई हायरार्की नहीं है, which means the state commissioner is not required to report to the state chief commissioner. Both of them have the same powers under the act, same functions, except that the state commissioner उन complaints या उन issues को handle करेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगे। चीफ कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इश्यूज हैं से रिलेटेड इश्यू उनको हैंडल करेंगे। चीफ कमिश्नर का एक एडिशनल काम ये है कि वो इंटरनेशनल जो ट्रीटीज हैं या लॉज हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट को उनको रिव्यू करना चाहिए, रिव्यू करके गवर्नमेंट को
अपना रिपोर्ट देंगे, रिकमेंडेशन देंगे। इसके अलावा सभी जो फंक्शंस हैं वो एक ही हैं। उसमें मुख्य रूप से जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के बिहाफ में कोई कंप्लेंट्स आती हैं वो हैंडल करना, जो लॉज रेगुलेशंस या जो भी बने हैं, चाहे वो डिसेबिलिटी स्पेसिफिक लॉज हों या इट कुड बी एनी मेन स्ट्रीम लॉ, it could be the constitution, it could be any instruction, it could be any regulation or rules, उसको एग्जामिन करना चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर का, स्टेट कमिश्नर स्टेट से रिलेटेड, चीफ कमिश्नर सेंटर से रिलेटेड, they should examine them, they should review them, then see that जो रूल रेगुलेशन एक्ट लॉज हैं वो हमारे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अनुसार है कि नहीं है, उनमें तालमेल है कि नहीं है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। इफ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट देन द स्टेट कमिश्नर और द चीफ कमिश्नर शुड टेक अप विद द कंसर्न अथॉरिटीज फॉर करेक्टिव मेजर्स कि आप इसमें अमेंड करिए। मेरा जब मैं स्टेट कमिश्नर डिसिप्लिन ये जो फंक्शन थे 95 एक्ट में नहीं थे, ये RPWD एक्ट 2016 में है ये काम। तो वो तो देयरफॉर जो चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर हैं उनके ऑफिसर्स, उनके स्टाफ गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपॉइंट करने चाहिए। उनको जो गवर्नमेंट ग्रांट देती है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के वेलफेयर के लिए या एम्पावरमेंट के लिए, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी मॉनिटर करना है। उनको ये भी देखना है कि जो एंटाइटलमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको एंटाइटलमेंट अपना लेने के लिए, जैसे इसमें भी टॉपिक मोहित साहब ने लिखा हुआ है, मुझे बोला है इससे बात करने के लिए, कौन कौन सी बाधाएं ऐसी आते हैं, व्हाट आर द बैरियर्स, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स दैट कम इन द वे ऑफ एक्सेसिंग द फैसिलिटीज। उन चीज़ों को भी रिमूव करने के लिए स्टेट कमिश्नर और चीफ कमिश्नर ने करना चाहिए। डिसेबिलिटी से रिलेटेड, डिसेबिलिटी स्पेसिफिक या इससे बाहर का जो भी मेन स्ट्रीम लॉज हैं उनके भी एग्जामिन करना चाहिए। ये उनके शॉर्ट में फंक्शन है। मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको देता हूँ, अधिकतर आप लोगों को पता होगा वेंडर जो है, ये बहुत बड़ा एक सुप्रीम कोर्ट तक केस गया था, जो तह बाजारी जिसको बोलते हैं हिंदी में, पर सम पीपल पर्सन विद डिसेबिलिटीज और अदरवाइज कोई भी रेहड़ी लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, कई ऐसी जगह पे अपने रोजगार अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए करते हैं, तो उसमें बहुत सारी इश्यूज थे मुंबई में या कहीं भी, हर जगह पूरे देश में। तो उसमें दिल्ली में हमारा एक वो खैर वो गाइडलाइन पूरा सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जजमेंट कि पूरे देश में एक कमेटी होगी, वो कमेटी डिसाइड करेगी कहाँ पर कौन वेंडिंग करेगा, कहाँ पर कौन अपना सामान बेचेगा। तो उसके रूल एक्ट है, रूल बने और उसके कैसे वो ऑपरेट होगा, वो इंस्ट्रक्शन हर स्टेट ने अपना निकाला। दिल्ली में भी निकला। तो एक मैं ऐसे केस को कर रहा था, मुझे ये देखा छोटा सा उसमें ये लिखा था कि द पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो सॉरी वुमेन विडोज विद डिसेबिलिटीज, सॉरी वुमेन विडोज को प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा ये पॉइंट है, अगर किसी ने वेंडिंग के लिए अप्लाई करना है, जैसे वो टाउन वेंडिंग कमेटी है, टाउन वेंडिंग कमेटी में आपने अप्लाई करना है वेंडिंग के लिए, तो उसमें अंगूठा लगाना चाहिए, दस्तखत करें या अंगूठा लगाएं। तो ये दो चीज़ मेरे आया, तो वो उस केस को, कोई और केस को मैं कर रहा था, तो उसमें पूरी उस चीज़ को मैंने एक कॉमन ऑर्डर उसमें दिया था दिल्ली में। तो उसमें हमें एक ऑब्जर्वेशन, वो जो इशू था इंडिविजुअल्स का, सम 50, 60, 70 पीपल का, उनका तो एक अलग
टाउन वेंडिंग कमेटी को ऑपरेट करो, ऑपरेशनलाइज करो, उनको जगह दो, उनको रोजी रोटी मत छीनो, जब तक आप नहीं देते तब तक यू कांट रिमूव दैट पर्सन एंड सो एंड सो फोर्थ। वो तो हमने ऑर्डर दिया ही दिया, लेकिन इसके साथ साथ मेरी एक ऑब्जर्वेशन ये थी कि देखिए साहब, आपने विडो विद डिसेबिलिटी विडोज को प्रीफरेंस दिया, आपने ये क्यों नहीं सोचा विडोज विद डिसेबिलिटीज को प्रीफरेंस आप ऊपर क्यों नहीं रखेंगे? नंबर 1 पे विडोज विद डिसेबिलिटीज रखे, देन विडोज को रखे। एक तो ये हमने कहा ये रूल में आप चेंज करें। दूसरा आपने ये बोला कि साहब आप अंगूठा लगाएं, जिसका अंगूठा नहीं तो क्या लगाए, क्योंकि जो क्लर्क उधर बैठा रहता है वो इसी पे उसका रिजेक्ट कर देगा। ऐसे हम जब चीफ कमिश्नर के दफ्तर में से इलेक्शन कमीशन में डेफ या पर्सन विद ब्लाइंडनेस, उड़ीसा का शायद केस था इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, हमने देन वी टुक इट अप विद द इलेक्शन कमीशन। तो भाई ये आप यू कांट से कि इफ ए पर्सन इज डेफ कैन नॉट फाइट इलेक्शंस एंड सो फोर्थ। तो ये सब चीजों का ये भी मतलब अब कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर का काम है, मैंडेट है। तो ये तो हो गया। और दूसरा ये है कि कोई कंप्लेन ही आई तभी आप किसी चीज को लेंगे, वो भी नहीं है, सोमोटो कर सकते हैं। दिल्ली में मेरे ख्याल से 50% ऑफ द केसेज यूज्ड टू बी सोमोटो। एक्सेसिबिलिटी से जितने केसेस हैं, चाहे वो वेबसाइट से रिलेटेड हो या चाहे इंफॉर्मेशन से हो या चाहे फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, वो केसेस, या ये टीवीसी वाला जो है, इस तरह की चीज़ें मैं सोमोटो ले लेता था। जैसे कहीं आप जा रहे हैं, जो कोई भी इशू आए तो उसको आप सोमोटो भी ले सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा अब क्या करेगा स्टेट कमिश्नर? स्टेट कमिश्नर के पास कंप्लेन आएगी या वो सोमोटो केस लेंगे। सोमोटो केस आने के बाद आप उसको एग्जामिन करेंगे, जो अपोजिट पार्टी है उसको नोटिस देंगे। नोटिस देने के बाद जो कंप्लेनेंट है वो अपना उनके रिप्लाई पे अपना जवाब देगा, रिजॉइंडर देगा। देन आप एक हियरिंग करेंगे, हियरिंग करने के बाद एक ऑर्डर पास करेंगे। उस ऑर्डर में आप अपनी स्टेट कमिश्नर, चीफ कमिश्नर अपनी रिकमेंडेशन देंगे। उस रिकमेंडेशन को चीफ कमिश्नर या स्टेट कमिश्नर की जो रिकमेंडेशन जो है कंसर्न अथॉरिटी को, उस अथॉरिटी ने विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ दैट रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करते तो इन्फॉर्म करना चाहिए, बिकॉज ऑफ दीज रीजन XYZ रीजन द रिकमेंडेशन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड और वी आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट। वो 3 महीने में करना है। अगर 3 महीने में नहीं करते हैं तो विच दैट मीन्स ये जो उन्होंने जो अथॉरिटी है उन्होंने उनकी रिकमेंडेशन का या उस सेक्शन का वायलेशन हो गया। वायलेशन हो गया तो बड़ी चीज़ एक जो एक्ट में हमारे है, तो सेक्शन 89 में उन लोगों वो पनिशेबल ऑफेंस है। अभी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, अगर 89 में अगर आप तो 89 के तहत, सेक्शन 89 के तहत उनको फाइन लग सकता है, 5 लाख तक का फाइन लग सकता है अगर एक से ज़्यादा बार करें तो। या कोई हियरिंग के दौरान में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते, जवाब नहीं देते, उसके लिए सेक्शन 93 है, जिसमें वो ये प्रावधान है कि अगर कोई भी अथॉरिटी इंफॉर्मेशन नहीं देती है या डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो उनको फिर फाइन लग सकता है। वो कम से कम पर डे का 1000 रुपया लगेगा फाइन। RTI में केवल 250 है। सो इस तरह के प्रावधान हमारे एक्ट में, इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही पावरफुल एक्ट है, प्रोवाइडेड जो कमिश्नर है या चीफ कमिश्नर है वो एकदम मुस्तैदी से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। दूसरा, अगर कहीं भी कोई कमी है तो हमारी जो डिसेबिलिटी सेक्टर के पर्सन जो डिसेबिलिटीज हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन DPOs हैं, डिसेबल्ड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, और अदरवाइज एनीबडी, इवन आई शुड बी डूइंग एज ए सिटीजन, हमारी जो एडवोकेसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो अगर कोई काम नहीं कर रहा है, भले ही वो चीफ कमिश्नर ही क्यों ना हो या स्टेट कमिश्नर ही क्यों ना हो, वी शुड come forward and bring it to the notice of the concerned authorities, because अगर वो function proper नहीं करते हैं तो they are also violating the act and they are also subject to these provisions of the act for punishment. So ये तो हो गया स्टेट कमिश्नर, चीफ कमिश्नर के पास किस तरह से कंप्लेंट्स देखेंगे, किस तरह से वो पूरा उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगे।
क्या ऑर्डर देंगे, रिकमेंडेशन देंगे, डायरेक्शन नहीं दे सकते, बहुत क्लियर है कि डायरेक्शन नहीं दे सकते, बट मुझे ये रिकमेंडेशन देना ही बहुत ही पावरफुल इसलिए लगता है कि 3 महीने का जो समय दे दिया है, 3 महीने में आपने उसको करना है। नहीं करना है तो आप बताइए, रीजन बताइए। जब तक आपके पास बहुत ही अच्छा रीजन नहीं होगा, आप कोई भी अथॉरिटी ये रिस्क नहीं लेगी कि मैंने इम्प्लीमेंट करूंगा। सो उसकी एक शर्त देयरफॉर ये होगी कि द कमिश्नर एंड द चीफ कमिश्नर हैव टू बी वेरी वेरी कॉम्पिटेंट, नंबर 1। नंबर 2, they must pass a very very reasoned order। जब वो ऑर्डर कर रहे हैं तो कोई इमोशनल होने की जरूरत नहीं। मेरे पास एक्ट है, मेरे पास रूल है, मेरे पास रेगुलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके दायरे में रह करके मैं अपना एक ऑर्डर निकालूं एंड देन फियरलेसली निकालूं। तो अगर मैं ये करता हूं तो कोई भी अथॉरिटी आपके ऑर्डर को या रिकमेंडेशन को मना नहीं कर सकेगी। मेरे 2-3 केसेस दिल्ली में ऐसे हुए हैं जहाँ पे यहाँ तक ये था, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक डिसीजन था और चीफ सेक्रेटरी का डिसीजन था, फाइल ला करके हमको दिखाई। आई डिड नॉट एग्री विद दिस। आई पास एन ऑर्डर व्हिच वाज नॉट व्हाट द गवर्नमेंट डिसाइडेड एंड एक पार्टी फिर हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट ने बोला सब ये ऑर्डर में तो कोई मुझे हमको दिक्कत नहीं लगता है, आप इसको इम्प्लीमेंट करो। सो उससे स्ट्रेंथ मिल जाती है। सो देयरफॉर वी हैव टू वेरी केयरफुल एंड उसके लिए आपको हमको सबको एडवोकेसी करनी चाहिए कि जो जिस व्यक्ति ने मेरे राइट का, जिस व्यक्ति ने मेरी लाइफ का, मेरी एम्पावरमेंट का निर्णय लेना है, वो व्यक्ति कॉम्पिटेंट हो, पैशनेट हो एंड that person should be committed to the cause. So that is about the persons with disabilities. I mean, State Commissioner for Persons with Disabilities और Chief Commissioner for Persons with Disabilities. आज की डेट में हमारे देश में 14-15 से ज़्यादा full time commissioners नहीं है, which is not acceptable. It is against the violation. We do not have a full time Chief Commissioner. We should have them. So we need to do that advocacy. We need to ask the government, not keep quiet. Having said this, अब मेरे ख्याल से मैं आपको बैंकिंग के बारे में कुछ बात करूंगा। मैं कुछ इश्यूज पॉइंटर्स बताऊंगा और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है उसमें प्रोबेबली हम लोग ये करेंगे। नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैसे इसको मिनिमाइज करते हैं, एग्जिट फुल, ओके। जो बैंकिंग वाला है, मुझे याद है 2005, 6, 7 के दौरान में इश्यूज आते थे, कंप्लेंट्स आती थी और कि हमें बैंक में अकाउंट खोलने में दिक्कत है, ज्वाइंट अकाउंट खोलो बोलते हैं और पासबुक नहीं देते, सॉरी क्या बोलते हैं, चेकबुक नहीं देते हैं। ऐसे केस एक मिस्टर सिंघानिया हुआ करते थे, उन्होंने मेरे वहाँ चीफ कमिश्नर के दफ्तर में, तभी मैं डिप्टी चीफ कमिश्नर हुआ करता था, एक वो ऑर्डर किया था। और दूसरा एक कंप्लेंट थी, आप सब लोग जानते हैं, अपने फॉरवर्ड चीफ कमिश्नर श्री प्रसन्न कुमार पिंचा जी, हु इज़ नो मोर, पिछले कुछ दिन पहले उनकी डेथ हुई। तो उनका भी एक कंप्लेंट थी जब वो आसाम में थे और एक मिस्टर सिंघानिया की थी। तो मिस्टर सिंघानिया का केस देखिए, वो ऑलरेडी एक बैंक के ऑफिसर थे, ब्लाइंड थे और उन्होंने होम लोन के लिए अप्लाई किया था। होम लोन उनका सैंक्शन हो गया, देयर वाज नो प्रॉब्लम, लेकिन उनको ये बोला गया कि साहब जो आपको पोस्ट डेटेड चेक है वो हम नहीं, चेकबुक नहीं इशू कर सकते, हमारा इंस्ट्रक्शन है या जो भी कन्वेंशन है वो ये है कि ब्लाइंड पर्सन का मिसयूज हो सकता है, वो चेक कोई मिसयूज कर सकता है, इसलिए हम नहीं कर सकते। पहले तो काफ़ी माइल्ड थे और चूँकि बैंक में काम करते थे वो, इसलिए मेरे पास आए। तो ऐसे नहीं, यू हैव टू फाइल ए कंप्लेंट। और मुझे या तो किसी के द्वारा, अगर आपको डर लग रहा है तो आप किसी के थ्रू मुझे ये, चाहे वो कहीं न्यूज़पेपर निकले या कहीं निकले, तो आई विल टेक सोमोटो नोटिस, आई वांट टू दिस इशू, दिस ए वेरी सीरियस वायलेशन है।
तो ये 2006-7-8 की बात है मेरे ख्याल, तभी उस समय में प्रोबेबली तो कोई चीफ कमिश्नर नहीं थे, तो मैं डिप्टी चीफ, तो मैं हियरिंग्स उसमें किया। तो मैंने उसको IRDA सॉरी बैंकिंग डिवीजन है या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, इन सबको एक नोटिस दे करके ये पूछा, RBI को पूछा। तो उन्होंने सभी ने आर्ग्यूमेंट दिया कि साहब देखिए ये डूइंग दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल विद ब्लाइंडनेस बिकॉज पीपल विल मिसयूज। Then I told them the argument was, counter argument was that my checkbook can also be misused. तो आप वो छोड़ दीजिए उसके ऊपर। If the person is ready, if I want to use my operate my bank account through checkbook or ATM or anything, then why it is my responsibility। उसमें फिर एक बात, जब वो 1-2 हियरिंग हुए या एक ही हियरिंग मैंने करी होगी, उसके बाद में ये निर्णय ये ऐसे कंक्लूजन निकला, ओके इफ ही इज रेडी बोला था, उसने बोला सब रेडी, मैं अंडरटेकिंग दे दूंगा। तो उन्होंने अंडरटेकिंग, तो मेरे ऑर्डर में वो अंडरटेकिंग वाली बात आई कि ओके इफ ए पर्सन विद ब्लाइंडनेस गिव्स एन अंडरटेकिंग तो आप ये करिए। तो चूंकि एक ऑर्डर हमने वो केस डिसाइड कर दिया था, जो पिंचा साहब का केस था, हमने उसमें ये लिख दिया कि चूंकि ये ऑर्डर सिमिलर आइडेंटिकल केसेस है, तो पिंचा साहब का भी केस डिस्पोज ऑफ हो गया। बट पिंचा साहब वाज नॉट वेरी हैप्पी, ही वाज नॉट हैप्पी। मुझे गुवाहाटी में मिले, ये फ्लाइट में साथ में आए, तो उन्होंने मुझे समझाया। मैंने कहा सर वैसे है, आपका तो हमने एक तो ऑर्डर कर दिया है, वी कांट, या अगर दोबारा करना है तो आप करिए। तो उन्हें बोला कि इफ़ यू डोंट माइंड आई विल गो टू द हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी। आई सेड प्लीज गो। तो वो हाई कोर्ट में गए अगेंस्ट माय ऑर्डर, जिसमें हमने ये बोला था कि अंडरटेकिंग, अगर वो पर्सन विद ब्लाइंडनेस अगर अंडरटेकिंग दे रहा है या पर्सन विद डिसेबिलिटी अंडरटेकिंग दे रहा है, तो आप उसको चेकबुक दे दें, उसको ATM दे दें, ATM कार्ड दें, सब कुछ दे दें। तो उनको ये ऑब्जेक्शन था कि व्हाई आर यू टेकिंग दिस अंडरटेकिंग फ्रॉम पीपल विदाउट डिसेबिलिटी? आंसर इज नो, सो व्हाई डू टेक फ्रॉम पीपल विद डिसेबिलिटीज और ब्लाइंडनेस? तो फिर हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने हमारे ऑर्डर को देखा और उन्होंने बोला नो इट इज नॉट राइट, तो आप कोई अंडरटेकिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन से फिर RBI ने अपने इंस्ट्रक्शंस निकाले। आप सबको पता है ये पूरा कंपेंडियम ये है RBI का, जिसमें उन्होंने पूरा RBI का भी है, एक सर्कुलर है 2015 का, और IBA का भी है, इंडियन बैंक एसोसिएशन की भी गाइडलाइंस है, प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग फैसिलिटीज टू, वो है नवंबर 18 2008 का, टू ऑल द चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ ऑल मेंबर बैंक्स। उनका हेडिंग है प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज टू विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स। सबके लिए वो फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, ये उसमें लिखा हुआ है। सो मुझे लगता है अगर किसी को मान लिया इसके बावजूद, और जो वो भी मैं बता दूं, RBI का जो मास्टर सर्कुलर है, मास्टर सर्कुलर, लेटेस्ट मास्टर सर्कुलर है 1 जुलाई 2015 का, जिसमें बोले मास्टर सर्कुलर ऑन कस्टमर सर्विस इन बैंक्स। इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बारे में भी लिखा है, क्योंकि उस हियरिंग में आई रिमेम्बर कि RBI से भी सब लोग आए थे, उन्होंने किया था। तो अगर अब बात ये आती है, अगर मान लिया किसी को बैंक अकाउंट खोलने से किसी को मना कर दिया हो, या ये बोल दिया नहीं तो आपका ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए, कोई साइटेड व्यक्ति होना चाहिए, नंबर 3 कोई अंडरटेकिंग दो, अगर कुछ होगा है तो वो तो विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। तो इस चीज़ के लिए हमने एक चीज़ उनको उस ऑर्डर में ये कहा था कि साहब द मोमेंट आपको पता चलता है कि ये चेक, या तो आप ये बोलो जब आप किसी ब्लाइंड व्यक्ति को चेकबुक इशू करते हैं तो उसमें आप कोई कलर कोड कर दो या कुछ ऐसे कर दो ताकि पता चल जाए उसको कि ब्लू कलर का ये है, जो भी करें कोई आप आइडेंटिफिकेशन मार्क कर लीजिए। द मोमेंट बैंक के क्लर्क को या किसी को भी ऑफिसर को ये पता चलता है कि ये चेक जो लिखा हुआ है दिस हैज बीन इशूड बाय ए पर्सन विद ब्लाइंडनेस, देन आप सचेत हो जाइए एंड देन यू शुड check back. If you have any doubt about that, check back, telephone that person, and that should also be responsibility, your responsibility। क्योंकि कल आप ये ना बोल रहे हैं कि साहब आपने ये ऑर्डर में ऐसे लिखा था
और इसलिए हम तो कह रहे थे कि द पर्सन विल, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन एंड देयरफॉर वी शुड नॉट इश्यू। तो ये नहीं है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब नया चीज़ है, थिंग्स आर इवॉल्विंग, पहले ये चीज़ें नहीं थी, अब दिन पर दिन नई चीज़ें आएंगी। और उसमें मैं अक्सर एक सभी ब्यूरोक्रेट्स को, सभी जो भी जहाँ भी है उनको सभी यही बोलता हूँ, जो भी अथॉरिटीज है, प्लीज़ डिसेबिलिटी इश्यूज पे आप प्रेसिडेंट है जो पहले हमारे कुछ हुआ प्रेसिडेंट को देख करके आगे बढ़ेंगे, ये नहीं हो सकता है हर जगह। इसमें नई आपको, यू विल हैव टू क्रिएट न्यू प्रेसिडेंट्स, you will have to create new procedures. You may not have that procedure because we did not have a rights of persons with disabilities act, so many provisions, so many forward looking provisions. We will have, it has to evolve, it is an evolving subject, and therefore you should be prepared and you should be ready and you should be very, very proactive in providing the facilities to people with disabilities, to ensuring the entitlements to persons with disabilities. एक तो ये चीज हो गया। So therefore अगर कोई आपको कोई दिक्कत आती है किसी चीज से रिलेटेड जो आज तक नहीं आया हुआ हो सकता है, तो नया चीज भी आता है, तो यू शुड, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट जिससे नेशनलाइज बैंक है, तो यू शुड स्ट्रेट वे फाइल ए कंप्लेन with the chief commissioner for persons with disabilities. अगर ये इसमें ये भी नहीं है कि भाई मान लिया कोई प्राइवेट बैंक है, राजस्थान में है और तमिलनाडु में है, the state commissioner can also take up. I have taken up in Delhi number of cases where I have involved say the ministries. External Affairs Ministry भी मेरे एक केस में ये था. There was a case जिसमें एक person with disability from Jammu wanted to go to Canada and उसको PR लेकर के, एंड जब वो उसके लिए अप्लाई किया तो एजेंट है या जो भी वो कंपनी है, वो कंपनी ने पहले 80,000 रुपये ले ले, फिर उसके बाद बोलता है कि 6 महीने के बाद तुम्हारा आइल्स का टेस्ट का वो ख़त्म हो गया, स्कोर का ख़त्म हो गया, अब तुम दोबारा पास करो। उसने बोला पास दोबारा करना तो बड़ा मुश्किल है, तो उन्हें पैसे पहले ले लिया। तो उसमें हमने एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को भी रिस्पोंडेंट बनाया था और उस कंपनी को बनाया था। कंपनीज उनको दिया था, एक ऑर्डर पास किया कि भाई आप जो ऐसी चीज़ें करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, तो आपने पैसा एक मुश्त 80,000 कैसे ले लिया, आपने एक एक स्टेप बाय स्टेप लेना चाहिए था। सो देयरफॉर यू शुड चेंज द, सो इस तरह से स्टेट कमिश्नर भी, जहाँ पर इसी तरह से एक एग्जांपल और देता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी है जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का इशू है, बहुत सारे ब्लाइंड बच्चे हैं, बहुत सारे और डिसेबिलिटी से पीड़ित जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, अफेक्टेड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनका इशू था एक्सेसिबिलिटी का। से मेन रोड जो है, दिस इज अंडर मेन हाईवे इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंटरनल रोड इज द PWD, Delhi government, and then a small street is under the municipal corporation, not Delhi Municipal Corporation, and within these premises of Delhi University, it is the university. So I said so many authorities are involved, so I am not going to in fact मुझे एक आर्ग्यूमेंट ये आया था दिल्ली से कि देखिए साहब, आप तो you are not competent to take up this case because this is to be provided by central government. They should go to the chief commissioner. I said nothing doing. I have to see. उसमें एक मैंने रीजनेबल चीज देखनी है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो राइट है, इमीडिएट उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या नहीं होता, ये लेट मी डिसाइड अबाउट इट। आई सेड नो, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज आर इन्वॉल्व, सेंटर एंड स्टेट, and my advantage is I am in a union territory, so I am not going to agree with you, I pass an order. So इस तरह की चीजें स्टेट कमिश्नर अपना प्रोएक्टिवली भी कर सकते हैं। तो बैंकिंग से रिलेटेड चीज आप जनरली विल फाइल ए केस विद द चीफ कमिश्नर। यू कैन ऑल्सो फाइल, से प्राइवेट बैंक है, कुछ है आपके स्टेट के अंदर है, तो देयर इज नो, दे विल हैव टू comply with the order of the state commissioner as well. अगर से RBI इन्वॉल्व नहीं है, RBI ने इंस्ट्रक्शन पास कर दिया, RBI इन्वॉल्व नहीं है, तो उस बैंक को आप, यू कैन टेक दैट बैंक टू टास्क, चाहे एक्सेसिबिलिटी हो चाहे कोई डिनायल हो। नाउ मोर इम्पोर्टेंट देन दिस परहैप्स इज नाउडेज इंश्योरेंस, जिसमें काफी कुछ हो भी रहा है।
मोबित साहब, मोबित जी, ये जो क्वेश्चन आंसर है ये एंड में रखेंगे आप? हाँ जी Yes, सर, sir. एंड ओके पूरा प्रेजेंट कर ले, उसके बाद विल टेक क्वेश्चन आंसर्स वन बाय वन सर। ओके ओके ओके। नाउ इंश्योरेंस से भी रिलेटेड ऐसा केस है, जब मैं उधर ही चीफ कमिश्नर के दफ्तर में था तब बहुत सारे केसेस हमारे इंश्योरेंस वाले आए थे, जिसमें LIC और लार्जली LIC था और कुछ एक आध और कंपनीज होंगी, लेकिन बेसिकली इट वाज LIC। सो इंश्योरेंस का आप लोगों को शायद पता हो, दो तीन इश्यूज हैं, मेन इश्यूज। एक तो ये है कि साहब इंश्योरेंस नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज या ब्लाइंडनेस आर मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स या समथिंग या जो भी है, तो उनका देयरफॉर नहीं करेंगे, ज़्यादा रिस्क है, डेथ का ज़्यादा रिस्क है, बीमार का ज़्यादा रिस्क है। तो हेल्थ इंश्योरेंस एज वेल एज लाइफ इंश्योरेंस दोनों में वो चीज़ें ये बोल करके मना करते हैं। नाउ ये कौन बोलता है? ये फील्ड में जो डेवलपमेंट ऑफिसर है या फिर जो भी उनके लोअर लेवल पे बोलते हैं। जब ऐसे बहुत सारे केसेस आए हमारे पास कि साहब हमें इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, दे आर डिनाइंग, लिख के भी नहीं दे रहे हैं, और लिख के कुछ दे रहे हैं तो वो कोई ऐसा नुक्ता निकालते हैं जिसको कि मतलब जो बड़ा बड़ा कठिन होता है, किसी को कुछ बोलते थे। खैर एनीवे दैट के हमारे वहाँ जब हियरिंग हमने करी, LIC वालों को बुलाया, बैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बुलाया और IRDA को बुलाया। आई थिंक IRDA को हमने लेटर ऑन इम्प्लीट किया था। उनका स्टैंड ये था, मैंने ये जो LIC का स्टैंड ये था कि साहब वी डू नॉट डिनाई एनी इंश्योरेंस पॉलिसी टू एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी, दैट इज व्हाट, और ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था। और जो हमारा एक्चुअरीज है जो असेसमेंट करते हैं, उनका रिस्क असेसमेंट करते हैं, वो रिस्क असेसमेंट करते समय कोई चीज़ ऐसे लगती है तो वो उसके हिसाब से करते हैं। इट इज़ ए बिजनेस डिसीजन, राइट? उनका इट इज़ बिजनेस डिसीजन एंड देयरफॉर उस बिजनेस डिसीजन में व्हेन वी एग्जामिन द केस, देयर आर सो मेनी पीपल विदाउट डिसेबिलिटी हु may also not be able to get a health insurance or life insurance for certain purposes, pre-existing, generally they used to confuse with pre-existing disease या इस तरह का चीज। तो खैर उनका स्टेटमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री said LIC or any other authorities, they are all autonomous. Government of India has no control in the sense the government of India would not like to interfere, should not interfere. This is the principle of autonomy. So therefore उन्होंने भी अपने हाथ छाड़े। Then IRDA जब आए, उनके वहाँ से भी जब लोग आए थे, उनका ये कहना था कि सब देखिए हम टाइम पे इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, मीटिंग्स होती है उसमें बताते रहते हैं कि यू शुड नॉट डिनाई, यू शुड, खासकर उस दिनों HIV ये वो सब का इशू होता था, उनको नहीं देते थे। सो दैट इज हाउ दे सेड कि भाई, अगेन दे सेड इट इज बिजनेस डिसीजन एंड देयरफॉर इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी कि वो देते कि नहीं, क्योंकि कुछ कंपनीज दे रही होती हैं, कुछ कंपनीज नहीं दे रही, बहुत ही थोड़ी कंपनीज दे रही होती हैं। तो ये जब था तो हमने फिर भी अपना एक ऑर्डर निकाला कि भाई यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। देन एक दिल्ली हाई कोर्ट का भी ऑर्डर हुआ जिसमें कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पे एक ऑर्डर दिया था गवर्नमेंट ने कि उसमें पर्सन एम्प्लॉइज विद डिसेबिलिटीज जो गवर्नमेंट, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो दे हैड टू पे मोर प्रीमियम एंड लेस अमाउंट, और उनको 5 लाख था तो उनका 1 लाख कुछ ऐसे था, तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को 1 लाख। तो वो चीज़ सब होने के दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको ये ठहराया कि दिस इज डिस्क्रिमिनेशन एंड देयरफॉर यू कांट। उसके बावजूद भी देयर आर इश्यूज। अब लेटेस्ट एक जो सर्कुलर है IRDA का, आप लोगों को शायद उसमें पता होगा IRDA का सर्कुलर का,
तो और इनफैक्ट मैं एक बात बताऊं, जो ये इंश्योरेंस में एक मिस्टर सुभाष वशिष्ठ हैं और मैडम पमनानी है मुंबई में, उन लोगों ने बहुत इसमें काम किया है, रिसर्च किया है, या और भी लोग हैं, मुझे नाम पता नहीं, बट देन फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस हैव डन ए लॉट ऑफ वर्क। सुभाष वशिष्ठ ने तो काफ़ी वो ब्लॉग वॉग लिखा है, उसमें उनको काफ़ी नॉलेज भी है। इनफैक्ट बिफोर दिस, फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस प्रेजेंटेशन, आई कंसल्टेड हिम, सो ही गेव मी लॉट ऑफ मटेरियल ऑन दैट। और पहले भी वो हमारे साथ में उधर चीफ कमिश्नर या स्टेट कमिश्नर के दफ्तर में आते थे। जो अब लेटेस्ट पोजीशन ये है कि 2 जून 2020 का जो सर्कुलर है IRDA का, उसमें ऑल इंश्योरर्स के लिए है, उसमें बहुत ही क्लियर उन्होंने बोला है, उसका हेडिंग है, वो हेडिंग सुन के आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि डिस्क्लोजर ऑफ underwriting philosophy of offering insurance coverage to persons with disabilities and people affected with HIV, AIDS and mental illness. Person with disability में all 21 disabilities आ जाएंगी, और mental illness of course हमने ये भी उधर भी इंक्लूड हो जाता है। अब underwriting means this is something you accept some liability एंड गारंटी करते हैं कि भाई जब कोई इसका लॉस होगा, डैमेज होगा, कुछ होगा, तो उसको आप पे करेंगे, है ना, उसका पेमेंट करेंगे। दैट इज व्हाट अंडरराइटिंग, आपकी फिलोसफी क्या है। तो ये उसमें बहुत क्लियरली उन्होंने ये बोल रखा है कि पैरा 3 में ये बोला है, मैं आई विल रीड पैरा 3 फॉर यू, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा। In furtherance to above, all insurers are instructed to publish on their respective websites the underwriting philosophy and approach with regard to offering insurance coverage to the following category of population. वो क्या चाह रहे हैं कि आपका जो भी अंडरराइटिंग फिलोसॉफी है, आपकी जो भी फिलोसॉफी है, जो भी आपका तरीका है, वो अपने वेबसाइट में आप दें, वेबसाइट में दें। अप्रोच ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बेसिकली ट्रांसपेरेंट। लेकिन मैं ये सफिशिएंट नहीं है, दिस इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि मैं बोल दूं कि ठीक है मैं इनको दूंगा, उनको नहीं दूंगा, देन इट्स ओके, इज इट ओके? नो, आई विल नॉट एग्री विद दिस। क्योंकि उसका मैं रीजन बताऊं क्यों मैं एग्री नहीं करूंगा उसको। वो क्या क्या चेक, कौन कौन सी कैटेगरीज के लिए? पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पर्सन अफेक्टेड विद HIV AIDS, persons affected with mental illness diseases, all insurers, life, general and health insurers, means all, are hereby directed to comply with the aforesaid instruction by 1st October 2020. Now all the companies, insurance companies may be working on this, they will come out with this, but their action perhaps will be limited to what is written here. All insurers are instructed to publish on their respective websites. So इसमें मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि इसमें अगर इफ किसी कोई ये कहे कि आप क्या चाहते हैं इसमें, इसमें ये चाहता, मैं ये चाहता कि वो एक डायरेक्शन इसमें होती कि यू विल फॉलो, ऑल इंश्योरर्स विल फॉलो सेक्शन 24 of the Rights of Persons with Disabilities Act. तो सेक्शन 24 जो एक्ट हमारा है, उसमें इतना क्लियरली लिखा गया है, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी होनी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में आप डिसेबिलिटी के आधार पे कोई आप ये नहीं कर सकते, क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो अब लेकिन वो पब्लिश तो कर देंगे उसमें, लेकिन मेरा एक ये भी है कि हो सकता है बहुत सारी कंपनीज उसको, खासकर LIC इस चीज़ को ध्यान में रखेंगी कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज में बहुत क्लियरली ये सब चीज़ बताया गया है। तो प्रोबेबली दे विल, आई एक्सपेक्ट दैट समथिंग विल हैपन। तो 1 अक्टूबर तक उनको समय है, तब तक इंतज़ार किया जाए, और इसमें कोई इश्यूज या डिस्कशंस होंगी, और इससे मान लिया नहीं करते हैं, सपोज ये लोग कुछ डिस्क्रिमिनेटरी
अप्रोच डालते हैं या उनकी फिलोसफी ऐसी है, तो देन वी कैन फाइल ए केस कंप्लेन विद द चीफ कमिश्नर। इस केस में चीफ कमिश्नर को ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड इशू है। तो दैट इज व्हाट अबाउट द इंश्योरेंस बैंकिंग हो गया। अगर आप चाहें तो जो सोशल सिक्योरिटी में जो सेक्शन 24 है, उसमें 24 सेक्शन 24 3 सॉरी जे, सेक्शन 24 3 जे, सब सेक्शन 3 जे, वो ये बोलता है that appropriate government will शुरू में ये है कि appropriate government will make policies. The appropriate government shall, within the limit of economic capacity and development, formulate necessary schemes and programs to safeguard and promote the rights of persons with disabilities for adequate standard of living. ये बहुत अच्छा है, adequate standard of living to enable them to live independently or in the community. Provided the quantum of assistance to the persons with disabilities under such schemes shall be at least 25% higher than similar schemes applicable to others. अगर कोई भी स्कीम, जैसे रिसेंटली कोई भी स्कीम बनाती है गवर्नमेंट सिटीजन्स के लिए, जनरल सिटीजन के लिए, तो उस पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कम से कम 25% एडिशनल देंगी। से फॉर एग्जांपल, अभी कोरोना वायरस के दौरान में गवर्नमेंट ने एक्स ग्रेशिया अमाउंट ऑफ 1000 ग्रांट करने की बात की। ऑल्दो दैट इज वेरी स्मॉल अमाउंट, वी हैव रिटन, आई हैव पर्सनली रिटन टू गवर्नमेंट दैट द अमाउंट, नंबर वन, द अमाउंट इज सो स्मॉल। नंबर टू, इसमें एक वायलेशन ऑफ दिस एक्ट है। आपने बोला है पर्सन विद डिसेबिलिटीज, विडोज, सीनियर सिटीजन्स, इन लोगों को आप 1000 रुपये देंगे। मेरा सेक्शन 24(1) बोलता है कि फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यू विल गिव 25% एक्स्ट्रा, कम से कम हायर अमाउंट देंगे। तो आपने विडोज विद डिसेबिलिटीज, सीनियर सिटीजन विद डिसेबिलिटीज या एनीबडी जिसके लिए आप बोलते हैं, उसके लिए वो डिसेबिलिटी भी अगर उस व्यक्ति को है तो आपको 25% एक्स्ट्रा देना चाहिए था। अभी जवाब आया नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको करती है। सो दिस एक्ट इज वेरी वेरी फॉरवर्ड लुकिंग एंड वेरी वेरी प्रोग्रेसिव। देयरफॉर आई फील अंडर दिस आप लोग ये कह सकते हैं। देन ये बोलती है कि जो सेक्शन 3 में द स्कीम अंडर 1, इनको पर्सन विद डिसेबिलिटीज का बेसिकली एम्पावरमेंट होना है। दैट इज व्हाट इट इज एनविस्ड। फॉर एम्पावरिंग ए पर्सन विद डिसेबिलिटी you will have to make certain schemes. What are those schemes? Community centers, facilities for persons with, and also, and J में लिखा है, a comprehensive insurance scheme होनी पड़ेगी, आपको बनानी चाहिए for persons with disability who are not covered under the employee state insurance scheme. जो प्राइवेट कंपनीज में, ऐसी कंपनीज में काम कर रहे हैं जहाँ ESIC में कवर है, या कोई स्टैट्यूटरी या कोई गवर्नमेंट किसी PSU में काम करते हैं, या गवर्नमेंट में काम करते हैं, या कोई और स्कीम है जिसको कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। स्कीम में अगर कोई कवर है हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस तब तो ठीक है, नहीं है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम गवर्नमेंट ने बनानी है। तो इसके तहत मेरे ख्याल से सभी इंश्योरेंस कंपनीज को ये बनाना चाहिए, और जो 1 अक्टूबर 2020 तक उन लोगों ने करना है। आई बिलीव दैट दे विल take this provision into consideration. ये भी कर सकते हैं कि जैसे DPOZ डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन से मिस्टर आसुदानी ने पहले लिखा था, मुझे याद आ गया नाम, IRDA को काफ़ी पहले लिखा था, तो उनको इस तरह से DPOs भी लिख सकते हैं। लुक, दिस इज व्हाट IRDA has said, all the companies are supposed to do this, but IRDA को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्लीज ऑल्सो bring the provision of section 24
4/7 to the notice of these people, these authorities, so that they take those things into consideration. अच्छा, दूसरा जो इंश्योरेंस में प्रॉब्लम एक आती है, ठीक है साहब, आपको आउटराइट रिजेक्ट कर देते हैं, किसी को पॉलिसी दे भी देते हैं तो हायर अमाउंट ऑफ प्रीमियम लेते हैं, या दूसरा एक उल्टा अब कान दूसरी तरफ से पकड़ते हैं, वो दूसरी ये बोलते हैं कि ठीक है आप हायर ये प्रीमियम, अगर आप प्रीमियम उतना ही देंगे तो आपका इंश्योरेंस हम कम करेंगे, औरों का 5 लाख करेंगे तो आपका 1 लाख करेंगे, एंड सो एंड सो. सो दीज आर द वेरी वेरी सीरियस इश्यूज where there is a clear-cut discrimination, and we should take up that discrimination with the concerned authorities. This is about the insurance. अब हमारा जो जॉब का है, जॉब रिजर्वेशन पे आते हैं. इससे पहले मेरे ख्याल से रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जहाँ तक हमारा स्कूल एजुकेशन है वो तो 18 ईयर तक it has to be free. Every child with disability has to be given admission. There is no need for reserving the seat. Neighborhood school में admission सबका ही होना है. एक इशू मेरे पास ऐसा जो दिल्ली में जो था वो ये था कि साहब there are ITIs and diploma courses. ITI तो 10वीं के बाद भी होता है, तो 10वीं के बाद की एजुकेशन तो कहीं लिखा नहीं है एक्चुअली वेदर दिस इज हायर एजुकेशन, और मेरे एक्ट में ये लिखा है, RPWD एक्ट में, द 5% नॉट लेस देन 5% सीट्स विल बी रिजर्व फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. नाउ ये हायर एजुकेशन में नहीं आता है तो ये कहाँ आएगा? ये स्कूल में भी नहीं आता है, 18 के बाद की शिक्षा है या फिर स्कूल में नहीं आता है. तो एक केस आया था कि जो केस नहीं आता. आई टुक इट सो मोटो नोटिस. आई थिंक देयर वाज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन इन ITIs एंड डिप्लोमा कोर्सेज इन दिल्ली. देन आई आस्क्ड देम वेदर you have not provided reservation, why? They said sir, it is not higher education. But then informally उन्होंने चिट्ठी लिख के दिया, but then we will consider the interest of people with disability as nothing doing. इसमें आप ये देख करिए, आप रिजर्वेशन दो. बाई चांस आई हैपन टू सी, एंड सो कहीं और सर्कुलर तो था नहीं, तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया नाम. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट में मुझे एक पेपर मिला था जिसमें लिखा था कि एनीथिंग दैट यू स्टडी, एनी टेक्निकल और दिस थिंग दैट वुड बी कंसिडर्ड एज हायर एजुकेशन. तो इसलिए ITI और डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट या PhD, MPhil, everything, there has to be 5% seats reserved for persons with disabilities. इसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, ये ध्यान रखने योग्य बात है कि it is not that 1% each or 2% each or 0.5% or something. How these 5% seats reserved for persons with disabilities will be distributed among different categories, 21 categories of disability, is not given in the act. It is also not given anywhere in the instructions. But reasonable एक इंटरप्रिटेशन करना चाहिए. जैसे आई रिमेंबर 2 केसेस को इधर मैं आपको बताऊंगा. एक केस था पहले, एक डेफ व्यक्ति का था, मिस्टर शर्मा, आई डोंट नो फर्स्ट नेम, आई हैव फॉरगॉटन. दैट बॉय हैड डन BFA, diploma in Bachelor of Fine Arts from Delhi College of Art in Delhi, and the issue was provision of reservation for persons with disabilities in MFA, Master of Fine Arts, in the same college. There were 3 streams: sculpture, painting, and one more, whatever. So in 3 streams, there were 7 seats each. So they said, their argument that in their prospectus said there will be reservation of 3% seats. तब 3% था, आज 5 है.
3% seats for persons with disabilities. But they do not give reservation. And when I came to know from somebody approached me. I said, no, you'll have to file a complaint. I'll take it up. So I took up, and when the hearing happened, their reply said that 3% of 7 seats doesn't make 1, and therefore we can't. It is impractical to do this. It's not possible. Even if we combine all the 3 into 3, all the 3 streams, 21 seat का भी 3% एक सीट होता नहीं है, तो रिजर्वेशन देना इसलिए पर्सन विद डिसेबिलिटी को संभव नहीं है. So then I asked them, you are running this course for so many decades, so many years. How many seats did you reserve for people with disabilities? Do you have any process? Do you have any procedure? They don't have. Government hasn't prescribed. Then I said, it is a common sense. The statute requires you to implement this reservation. So you have to find a way how to implement it. You already have a procedure for reservation of vacancies in jobs. You maintain a roster. I said, आप roster बनाइए, उस roster में आप ये करिए कि पहला जो पॉइंट है उसको दे दीजिए. इस साल पहली बार आपके पास एक डेफ व्यक्ति आया है, आपने उसको रिजर्वेशन दे दो, उसको एडमिट कर दो. फिर उसके बाद जब नेक्स्ट आएगा 33 पे आएगा, तब आप देना नेक्स्ट. हो सकता है वो 10 साल बाद आए. तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? 10 साल नहीं, वो तो अगले साल ही आ जाएगा. 21 इस साल के हो गए, 21 अगले साल के हो गए. इस तरह से करो. तो दे से ठीक है साहब, हियरिंग के दौरान में दे एग्री, बट देन एक्चुअली दे डिड नॉट डू, बिकॉज इन द मीन टाइम दे फिल्ड ऑल द 21 सीट्स. जब 21 सीट फिल कर दिया तो सेकंड हियरिंग हुई. जैसे सब सीट तो सब भर गई, अब अगले साल करेंगे. ऐसा नथिंग डूइंग, यू हैव टू क्रिएट एन एडिशनल सीट. At that time also there was no chief commissioner. I passed an order. I said, you have deprived the people with disabilities, this boy particularly, and therefore you must reserve. So you create a new seat. You create an additional seat and give reservation and admit this boy. They said it's not possible. University has to do this, a long process. They said whatever it may be, you do it in 10 days or whatever. I gave some time. Although I was empowered to do that because I was deputy chief commissioner, not chief commissioner. There was no chief commissioner. तो हमने पास कर दिए, है ना. और न उसका ऐसा आप डायरेक्शन दे सकते हैं. जनरली कोर्ट्स भी नहीं दे, बोले ठीक है साहब अगले साल तुम एडमिशन के लिए इसको दे देना. तो ऐसा नथिंग नहीं, इसी साल देना पड़ेगा. Then I said, ये तो I knew कि if they did not implement, nothing would happen. And I told his father, simply file a writ petition in Delhi High Court. Fortunately, Delhi High Court का admission के दिन ही order आ गया कि there is a problem in this order. You create a seat. उन्होंने जो समय मैंने बोला था उससे कम बताया शायद, उसमें उसको admission मिल गया. So like that it can happen. एक दूसरा केस जो था वो बहुत सारे स्टूडेंट जेएनयू से मेरे पास आए थे. मेनी ऑफ देम वर ब्लाइंड और अदर डिसेबिलिटी वाले. उन्होंने बोला साहब ऐसा है, एमफिल और पीएचडी में अलग अलग डिपार्टमेंट में 2-2, 3-3 सीट होती है या 5-7 सीट होती है. और इसी के लिए कि 3% ऑफ दिस 5-7 सीट इज नॉट 1 सीट, तो देयरफॉर हम लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है. तो वहाँ भी मैंने मुझे उसको तुरंत ही उसमें मैंने चिट्ठी लिख दी थी शायद. उसमें मैंने बोला था कि ऑर्डर हमने ऑलरेडी एक बार पास कर चुके हैं. यू अदरवाइज यू आर यूनिवर्सिटी, इतने दिमाग आपके पास में, इतने प्रोफेसर्स हैं, यू फाइंड आउट आप कैसे कर सकते हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस. एंड प्रोबेबली then in that I said, you pool all the seats that you have in MP and MPhil and PhD, make a roster, give the reservation. Then there were a lot of other issues like, okay साहब हिंदी वाला मतलब हिंदी में 2 आ गए तो कैसे करें, या फिजिक्स में 2 आ गए तो कैसे करें. तो ऐसे जब वो चीज़ आपके पास सामने आएगी उसमें आपको सॉल्व कर लेना. पहले आप दो, जिस फैकल्टी में जिस डिपार्टमेंट में आपका कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी, स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी एडमिशन के लिए आता है, यू गिव द एडमिशन टू हिम or to her, so there should be no problem. That is how probably this is
जो एक्ट होता है, किसी भी एक्ट में ये सब प्रोसीजर्स नहीं दिए जाते हैं कि भाई आप ये करेंगे वो करेंगे। ये जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मंत्रालय हो, they have to find they have to prescribe a procedure, and that procedure should be reasonable. You know, I always say, and in fact some these courts may have also said, I always say this is what is why have we enacted this rights of persons with disabilities act? इसलिए कि भाई हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज गेट डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट, देयरफॉर ए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए या जो भी आप करते हैं उनको किस तरह से उनका राइट मिले, दिस इज द इंटेंशन ऑफ दिस सोशली बेनिफिशियल एक्ट्स लाइक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट. सो देयरफॉर सोशली बेनिफिशियल एक्ट को जब आप इंटरप्रेट करते हैं तो आप एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, जो भी एट एवरी लेवल, क्लर्क से लेकर के सेक्रेटरी या मिनिस्टर तक, अपने दिमाग में उनका ये होना चाहिए कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग दिस एक्ट. द पर्पज इज टू एम्पावर पर्सन विद डिसेबिलिटी. पर्पज इज टू एंश्योर दैट द पर्सन विद डिसेबिलिटी गेट्स हिज और हर एंटाइटलमेंट. It is not restricting you. So therefore, you should have, whenever you deal with it, you should have a very expensive interpretation of the provisions of the act, expensive interpretation of the instructions or the guidelines issued. आपकी जो गाइडलाइन बनाए वो इसी तरह के ऐसे बनाए कि किस तरह से मैक्सिमम बेनिफिट, जो पर्पज है, द इंटेंट है, उस इंटेंट को कैसे प्राप्त किया जा सकता है. सो दिस इज व्हाट, दैट इज हाउ दिस शुड बी डन. दिस इज अबाउट द reservation in universities, in admissions, or colleges, or diploma, or ITI, wherever there is the admission is not assured. से दिल्ली में हमने ये कहा कि या तो आप ये बोले कि जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज आएंगे उन सबको हम एडमिशन दे देंगे, या आप उसको रिजर्वेशन करिए. और रिजर्वेशन करने के लिए यू हैव टू फाइंड वेज एंड ऑलरेडी सेट स्टैंडर्ड जो मैं बता रहा हूँ, ये रोस्टर बना लीजिए. इट इज वेरी इजी. नाउ जॉब रिजर्वेशन. दिस जॉब रिजर्वेशन जो हमारा है इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है. ओके, सो जॉब रिजर्वेशन में सेक्शन 33 के तहत गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करनी है posts. The government has to identify the posts which are suitable for persons with disabilities to provide them reservation, and the reservation under section 34 is should be not less than 4% of the vacancies, total vacancies, 4% of the total vacancies in the cadre strength. This should be very, very clear to everybody that if I am filling some vacancies, say in August 2020, then and those vacancies are say 100, I will have to reserve 4%, not less than 4% of those 100 vacancies that have occurred in the entire cadre. I have a department, suppose Department of Education. There are posts of TGT, TGT, PGT, primary teacher, peon, driver, or maybe a chowkidar, or whatever, a mechanic. All these vacancies taken together are say 100. So in my entire establishment there are 100 vacancies, and there are many posts. Some of the posts are not identified suitable for people with disabilities. Irrespective of this,
that establishment will have to reserve 4 vacancies out of 100, that is 4% of 100 vacancies, and the appointment will be made in the posts that are identified suitable for people with different disabilities. जो जॉब रिजर्वेशन है ये सभी डिसेबिलिटीज के लिए नहीं है, ये कुछ ही डिसेबिलिटीज के लिए है। उसका रीजन क्यों, ऐसा क्यों है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। देयर इज ए लॉ, हमें एक चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए, ये हमारा लॉ है, ये हमारी प्रोसीजर है। तो वी कैन ओनली demand or give within what is provided in the law and what the procedure is. If you have any problem with the law, then one should go to one will have to challenge the law. Procedure से है तो procedure को आप represent करें। तो let us therefore, we will not say why only 4%, why not for that category, why not for this category, right? So ये जो लिखा हुआ है वही हमने पढ़ना है, वही हमने समझना है। तो वो ये 1% रिजर्वेशन, 4% रिजर्वेशन जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, अनलाइक फॉर एडमिशंस इन एजुकेशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। So 1% of the vacancies, always remember 1% of the vacancies means जो vacancies आप भरने जा रहे हैं उसका 1%, टोटल स्ट्रेंथ नहीं। मेरा डिपार्टमेंट में 1000 पोस्ट हैं, उन 1000 पोस्ट में से 100 वैकेंसी आई हैं, खाली हैं, उन 100 वैकेंसीज को मैं भरने जा रहा हूं, उन 100 वैकेंसीज का 4%, और उन 4% में 1% इज फॉर ब्लाइंड एंड लो विजन। ब्लाइंड को कितना मिलेगा, लो विजन को कितना मिलेगा, ये कोई अलग अलग बाइफर्केशन नहीं है। 1% फॉर ब्लाइंड एंड लो विजन, 1% फॉर डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, पहले हियरिंग एम्पेयरमेंट बोलते थे, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, 1% फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी। देखिए इसमें छह होंगे कैटेगरी मेरे ख्याल से, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पॉल्सी, लेप्रोसी क्योर्ड, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी। 6 कैटेगरीज हैं। इन 6 कैटेगरीज के लिए 1%। अब वो वैकेंसीज इन 6 कैटेगरीज में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होंगी, बहुत ही क्लियर है कि वो मेरिट पे होंगी। अब एग्जाम देंगे, सभी पर्सन विद डिसेबिलिटीज से 1% वैकेंसीज को अलग कर देंगे, इन सब कैटेगरीज को का एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, इनका मेरिट बनेगा, इनमें जो सबसे ऊपर होंगे उसको मिलेगा। Now 1% for 1% vacancies, 1% of the vacancies, right? 1% of the vacancies, पूरी वैकेंसीज का 1%। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटीज। और ये मल्टीपल डिसेबिलिटी में ये जो 4 कैटेगरीज हमने बताई हैं, ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, हार्ड ऑफ हियरिंग, एलडी एंड ऑल दिस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी एक्सेट्रा, उनमें से और कोई तीसरी चीज नहीं। तो ये 4% वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दिस 4-5 कैटेगरीज है। फिर कुछ इसमें प्रोवाइजोज हैं जिसमें ये बोलते हैं कि रिजर्वेशन जो है, पहले ये एक काफ़ी एक कंट्रोवर्सी, और बार बार मुझे भी लोग पूछते रहते हैं कि जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है, जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है वो
गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम जो इंस्ट्रक्शंस निकालेगी उसके अनुसार होगा. एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन. This section 34 of the Rights of Persons with Disabilities Act does not provide for reservation in promotion for persons with disabilities. लेकिन DOPNT की, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं 2005 की या उससे पहले की. 2005 की जो कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें ग्रुप डी में और ग्रुप सी में रिजर्वेशन होगा. और होगा उसमें लिखा है 3%. देयर इज ए कंफ्यूजन वेदर 3% या 4%. दिस गवर्नमेंट हैज नॉट क्लैरिफाइड. वो इंस्ट्रक्शंस में तब राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 95 था. द रिजर्वेशन वाज 3%. In promotion, very clearly they have written that 3% vacancies will be reserved for persons with disabilities in promotion in Group D and Group C. Now my act says 4%. Unless that instruction is modified, how will some organizations are giving, may give. जब हम ऑर्डर देते हैं हम बोलते हैं 4% प्रमोशन में भी लगाओ, वो लगा रहे हैं. बट strictly speaking, the law doesn't provide for it. There is an, आप सब लोगों को पता होगा, there is a case before the Supreme Court. Supreme Court ने बोला था प्रमोशन में भी रिजर्वेशन हर ग्रुप ए एंड बी में भी होना चाहिए. बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गॉन ऑन रिव्यू. इट इज स्टिल पेंडिंग. सो ये जो इसमें एक्ट में लिखा है इसको भी नोट करने वाली बात है. That provided that the reservation in promotion shall be in accordance with such instructions as are issued by the appropriate government from time to time. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर किसी केस में हुआ है तो that will be applicable to a particular case, not to all cases. एक्ट बोलता है जो गवर्नमेंट इशू करेगी उस केस को लेकर के, उस निर्णय को लेकर के, अगर गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोला अगेन, वो एक एक शब्द का मतलब होता है. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पर्पज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूज, स्टेट गवर्नमेंट फॉर पर्पज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इश्यूज. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन देती है, इंस्ट्रक्शन निकालती है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट में भी लागू होगा. या एक स्टेट गवर्नमेंट निकालता है तो वो सब स्टेट गवर्नमेंट को लागू होगा, नो. सो देयरफॉर ईच स्टेट हैज टू इशू दोज इंस्ट्रक्शंस. देन उसके बाद एक प्रावधान ये है इसमें रिजर्वेशन में कि सब ऑर्गेनाइजेशन लाइक आर्मी, पुलिस या माइंस वाले करते हैं, या कोई रेलवे वालों ने भी बहुत बार बोला था कि देयर आर सम पोस्ट विच इन विच पर्सन्स विद पर्टिकुलर डिसेबिलिटीज कैन नॉट वर्क. यू नीड दिस. रेलवे ट्रैक में काम नहीं कर सकते हैं, या फिर माइन के अंदर में काम नहीं कर सकते हैं. दिस कैटेगरी कैन नॉट वर्क और दैट कैटेगरी कैन नॉट वर्क. शिपिंग में नहीं कर सकते हैं, देयर आर, पुलिस में नहीं कर सकते हैं. तो उसके लिए अगर किसी को ये समझते हैं, any establishment feels that a particular category of people with disabilities cannot work in their organization, they have to apply for exemption to the appropriate government. State government है तो state government में, और central government तो central government. Central government में Department of Empowerment of Persons with Disabilities है, और state government में जो भी डिपार्टमेंट डिसेबिलिटी को डील करता है, जनरली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, या फिर कहीं कहीं चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट प्लस ये डील कर, जो भी डिपार्टमेंट करता हो वहाँ पे होगा. लेकिन वो एग्जेम्पशन सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव इन कंसल्टेशन चीफ कमिश्नर, एंड इन द स्टेट इट इज इन कंसल्टेशन विद द स्टेट कमिश्नर. एग्जाम करेंगे, एग्जाम कर दिया, खाली हाँ बोल दिया, मौखिक नहीं होगा,
खाली चिट्ठी से नहीं होगा, चिट्ठी से भी नहीं होगा, इट हैज़ टू बी नोटिफाइड, देयर हैज़ टू बी ए नोटिफिकेशन फॉर एग्जम्पशन, देन देयर इज ए प्रोविजन फॉर कैरी फॉरवर्ड। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव लॉट ऑफ कंफ्यूजन, नॉट ओनली among the people with disabilities but also in the departments। जो हमारा एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 33 में, प्रोवाइजो में, तो उसमें ये लिखा है, ध्यान से इसको सुनिएगा। If in any recruitment year any vacancy is not being filled by a person with disabilities due to some genuine reason, either there is no person with disability available और एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल है तो वो सूटेबल नहीं है, सूटेबल नहीं हो कहने का मतलब एग्जाम पास नहीं कर पाया, रिलैक्स स्टैंडर्ड पे भी नहीं कर पाया, या इंटरव्यू नहीं पाया, व्हाटएवर। सो इन दैट केस इफ वी आर नॉट, यू आर नॉट एबल टू फिल द वैकेंसी, तो उस वैकेंसी को, वैकेंसी जब हम बोलते हैं तो खाली है, वो पोजीशन खाली है, उस अनफिल्ड वैकेंसी को आप खाली ही रखेंगे उस साल। एग्जाम्पल है, सपोज 2020 में हम कोई रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, एक वैकेंसी हमने पर्सन विद ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के लिए रिजर्व किया है, हमको या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमारे पास कोई एप्लीकेंट नहीं है, या फिर एप्लीकेंट है तो सुटेबल नहीं है, हम उसको भर नहीं पा रहे with a person with visual impairment, then in that case in 2020 recruitment year उसको हम खाली रखेंगे। आप एडॉक एडॉक कोई करे अरेंजमेंट करेंगे दूसरे बदल, उस स्लॉट को आप भरेंगे नहीं। तो वो slot will be, that vacancy will be carried forward to the next year, which means 2021 recruitment year. Now in 2021, you will again reserve that vacancy for person with low vision and low vision or visual impairment. अगर वो visual impairment अगले साल भी नहीं मिलता है, तो then आप इसको उन 4 कैटेगरी के साथ जो रिमेनिंग है उनके साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करने के लिए आपके एडवर्टीजमेंट में लिखा होना चाहिए, वो लिखा ये होना चाहिए कि देखिए साहब, ये वैकेंसी हमने रिजर्व करी थी पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट को लास्ट ईयर, इस साल हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं फॉर पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए। एक्ट के अनुसार अगर विजुअल इम्पेयरमेंट नहीं मिला तो हम और कैटेगरी से कर सकते हैं, भरा जा सकता है, इंटरचेंज करेंगे। देयरफॉर और कैटेगरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको कंसिडर तभी करेंगे जब विजुअली इम्पेयर्ड न मिले, और कोई भी न मिले, कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी किसी भी कैटेगरी का न मिले, तो देन इस वैकेंसी को हम पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी से भर देंगे। ये आपके एडवर्टीजमेंट में होना चाहिए। तो अगले साल मान लिया अगर मिल गया आपका विजुअली इम्पेयर्ड, नो प्रॉब्लम, आपका रोस्टर में वो आदमी को रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर विजुअली इम्पेयर्ड नहीं मिला, कोई और मिला, हियरिंग इम्पेयर्ड मिल गया, लोकोमोटर मिल गए, सेरेब्रल पॉल्सी मिल गया, या लर्निंग डिसेबिलिटी मिल गया, उसको रख लिया आपने, आपको रिजर्वेशन भर लिया आपने रिजर्वेशन कर दिया दोनों केसेस में। लेकिन अगर नहीं मिला तो वो आप नॉन डिसेबल से भी भर सकते हैं। अब वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी फिल हो गई। एक्ट मेरा इतना ही बोलता है, जो एक्ट है वो प्रावधान इतना ही बोलता है
लेकिन DOPT ने अपने इंस्ट्रक्शन निकाल रखे 2005 में, हमने निकाले वही रिपीट कर रखे 2015 में निकाले हैं, या सॉरी 16 में निकाले हैं, 2016-17 में निकाले हैं जनवरी में। तो वही चीज़ रिपीट कर रखा है, वो रिपीट कर रखा है। इनफैक्ट वो ड्राफ्ट मैंने बनाया था, आई रिमेंबर 2005-2004 में। तो वो एक्सपीरियंस जो मेरा डिप्टी चीफ का होता था, मैं बोलता था ये समस्या आ रही है, तो वो लिखा था, उसमें हमने ये बोला था कि भाई अगर ये एक्ट के अनुसार केवल 2 ही साल आप दे सकते हैं, उस इंस्ट्रक्शन में ये लिखा हुआ है कि आप वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड तो नहीं करेंगे, लेकिन रिजर्वेशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये काफ़ी सबके समझ में नहीं आता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को। रिजर्वेशन को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे और नेक्स्ट 2 ईयर्स मीन्स आप एफर्ट करेंगे। अगर आपको विजुअली इम्पेयर्ड आदमी मिल गया या उसके बदले और कोई डिसेबल्ड व्यक्ति मिल गया, तो आप 2 साल और कोशिश करेंगे, और कहीं भी वैकेंसी आपको मिलती है तो उसमें एडजस्ट कर देंगे। ये हमारा रिजर्वेशन का तरीका है। हालांकि जो रिजर्वेशन के ऊपर बहुत बड़ा सेशन, एक पूरा दिन हम लगाते हैं, तब रिजर्वेशन वाला चैप्टर पूरा हो पाता है, क्योंकि उसमें रोस्टर को भी एक एक्सप्लेन करना होता है। तो इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ कि ये अब वैकेंसी 4 कैसे निकाली आपने। 100 वैकेंसी का 25% सॉरी 5% निकालते हैं, या कैसे निकालते हैं उसको, इट इज़ बेस्ड ऑन रोस्टर। ठीक है, एक रोस्टर है, उस रोस्टर में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने इंस्ट्रक्शन निकाल रखी है। पॉइंट 1 ये 4 पॉइंट उसमें रिजर्व है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। एक कैटेगरी के लिए होगा, एक दूसरे के लिए होगा, तो इस तरह से वो रोस्टर के आधार पे आप यू कंप्यूट द रिजर्व वैकेंसीज। सो दैट इज व्हाट यू डू। एंड एक दूसरी और है, कभी कभी ऐसे होता है, देखिए साहब, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, इसमें लोकोमोटर तो काम कर सकते हैं, लेकिन हियरिंग कर सकते हैं, लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे माइंस में मेरे पास एक बहुत पहले केस आया था, दैट एट दैट टाइम RPWD एक्ट नहीं था। RPWD एक्ट अब आया है, इंस्ट्रक्शंस अब आए हैं, इन द एंटायर कैडर भी अब आया है, पहले नहीं था। सो दैट केस केम। तो आज की डेट में अगर ऐसा कोई बोलता है कि साहब ब्लाइंड या लो विजन को हम माइंस वाला जो वैकेंसी वो है उसमें नहीं कर सकते हैं, रिजर्वेशन नहीं दे सकते क्योंकि ये सूटेबल नहीं है, इसलिए हम अपनी रिजर्व वैकेंसीज को केवल हियरिंग इम्पेयर्ड या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड से ही भरेंगे, क्योंकि लोकोमोटर भी शायद व्हील चेयर में नहीं जाए, ये सब चीज़। तो उसके लिए उनको एक गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट, और तभी उनको ये अपना एक जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि द नेचर ऑफ वैकेंसीज ऐसी हैं कि इसमें और कैटेगरी काम नहीं कर सकती, अपने आप निर्णय नहीं ले सकते वो जो इस्टेब्लिशमेंट है। सो दीज आर वेरी important things. And then of course there is a provision for relaxation in, there has to be, the act also provides very clearly that the appropriate government will provide for relaxation in upper age limit. So वो relaxation का government of India का अपना instructions already है, 5 years का relaxation in upper age limit. एक और मैं सोचा कि इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में भी तो बहुत सारी जॉब्स हैं, रिजर्वेशन वो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का सेक्शन 35 में एक चीज़ बोला है कि भाई गवर्नमेंट विल गिव incentives to the employers in private sector to ensure that at least 5% of their workforce is composed of persons with disabilities. ये 5% कम से कम उनकी जो वर्क फोर्स है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हूँ उसमें, तो उसके लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। अभी स्कीम आज की डेट में कोई नई स्कीम नहीं बनी, जो पुरानी वाली स्कीम है वही स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट
ESIC कंट्रीब्यूशन और EPF जो PF का और इंश्योरेंस का, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट रिइंबर्स कर देगी उनको इफ somebody some private company employs a person with disabilities. Then section 37 में हमारा स्कीम्स है, स्पेशल स्कीम्स है एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जिसमें there is 5% reservation for persons with disabilities. In earlier act there was no reservation, but there was only provision for preferential allotment at concessional rate. Now it is there 5%. Say if there is a land allotment, that land is for certain purposes, housing है, business है, कुछ इसके लिए ये प्रावधान है. ये हमारा रिजर्वेशन से रिलेटेड कर सकते हैं. इससे अदर जो रिलेटेड इश्यूज अगर आप बोलें तो और रिलेटेड इश्यूज ये हैं पेंशन का स्कीम, पेंशन का प्रावधान है. देयर इज ए प्रोविजन फॉर पेंशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. इट इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आल्सो गिव्स has a scheme under NSAP जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट है सबके लिए, वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए है. लेकिन वो बड़ा प्रॉब्लम वाला है कि 80% एंड अबव को मिलेगा या 40% को मिलेगा. देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन अभी, बट वो देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू टॉप अप उतना ही कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट भी दी. बट जनरली आज की डेट में मतलब कुछ ही स्टेट में होगा जैसे 500 है, 500, 700, 800 और दिल्ली में जैसे 2500 रुपये पर मंथ पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है. और गोवा में सबसे ज़्यादा है मेरे ख्याल से, इट इज़ 3500 ऐसे कुछ है. ये पेंशन की स्कीम्स हैं. इसके अलावा जो बेनिफिट्स टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, हाउसिंग के लिए मैंने बता दिया ये 5% रिजर्वेशन. चाहे कोई हाउसिंग स्कीम निकले तो उसमें जैसे प्लॉट अलॉटमेंट है या फ्लैट का अलॉटमेंट है या कुछ में कोई एग्रीकल्चरल लैंड देते हैं तो उसमें रिजर्वेशन 5% पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए होगा. इस 5% में भी अलग अलग बाइफर्केशन नहीं है, वो सभी को मिलेगा. और उसका क्या क्राइटेरिया होगा जो स्टेट अपना अपना एक वो बनाएगा. देन इसके अलावा जो बेनिफिट है, इनकम टैक्स में बेनिफिट होता है डिफरेंट लेवल पे. एड्स एंड अप्लायंसेस गवर्नमेंट की स्कीम्स, अगर इसको, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स आर सो मेनी. डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की 10-12 स्कीम, 12 या 13-14 स्कीम है जिसके तहत इट इज़ एड्स एंड अप्लायंसेस का स्कीम है, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट का स्कीम है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का स्कीम है, DDRS उसके तहत है, जैसे कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन जिसको आप बोलते हैं, आजकल उसको CBID बोलते हैं, कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट. इस तरह की डिफरेंट बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाना है, एक्ट को इम्प्लीमेंट करने, इस तरह की स्कीम्स हैं जिसमें ultimately it is that these schemes are aimed at empowering people with disabilities. I think that is what I have to say. My presentation, I think I'll say thank you at this stage. Thank you so much, sir. So enlightening. अच्छा, एक चीज और भी मैं बताना चाहूँ, अगर आप मेरे ख्याल से ये बता देता हूँ क्योंकि जी बिल्कुल, कंटिन्यू सर. एक है ओके, Continue. वो मैं ये वो बताना चाहूँ, लोगों को उत्सुकता होगी बिकॉज ऑफ द रिसेंट जो गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया था फॉर अमेंडमेंट ऑफ द RPWD एक्ट. मोहित साहब इसको बताइए कुछ, और अगर आपने ये ऑलरेडी टच कर लिया तो इसको नेम. प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड. ओके, आप सब लोगों को ये पता होगा, रिसेंटली Government of India, Department of Empowerment of Persons with Disabilities came out with
a proposal for amendment of the act. उसमें जो लेटर था, जो उसका हेडिंग था, सब्जेक्ट था, और जो रीजन लेटर था, और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट था, वो एकदम दोनों अलग अलग चीजें थी. लेटर में ये बोला था फॉर डूइंग ईज ऑफ बिजनेस, फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस के लिए ये अमेंडमेंट लाना चाहते हैं. और जो अमेंडमेंट था वो प्रपोज अमेंडमेंट ये था कि सेक्शन 89, जिसमें मैं बता रहा था कि 5 लाख तक का फाइन हो सकता है, सेक्शन 92A जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई अगर टॉर्चर करता है या इंसल्ट करता है इन पब्लिक व्यू, वो, और अगर कोई अथॉरिटी आपको इंफॉर्मेशन नहीं देती है या डिले करती है या डॉक्यूमेंट नहीं देती है, इन 3 प्रोविजन जो है, सेक्शंस जो हैं, उनके ऑफेंसेस को 92 में जेल भी है, तो फाइन और जेल उसको हम डीक्रिमिनलाइज कर देंगे. डीक्रिमिनलाइज करने के लिए एक प्रावधान ले आएंगे, 95A जोड़ देंगे इस एक्ट में, और उसमें प्रावधान होगा फॉर कंपाउंडिंग का. कंपाउंडिंग का मतलब है, अगर दो कंपाउंडिंग प्रोवाइडेड द कंप्लेनेंट इज कंप्लेनेंट एग्रीज फॉर इट. अगर पार्टीज बोलती हैं हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, चीफ कमिश्नर या स्टेट कमिश्नर के आगे वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, केस बंद हो जाएगा. अगर कोई अरेस्ट भी हुआ तो वो भी छूट जाएगा, जेल भी हुआ तो वो भी छूट जाएगा. प्रोसीडिंग अभी स्टार्ट होनी है तो प्रोसीडिंग वहीं पे खत्म हो जाएगी. वो प्रपोजल ही था. तो अमेंडमेंट ये एक्चुअली इन हर जगह, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग इसकी हुई. तो ये एक तो ये है कि इससे कोई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था, कोई ऐसा डेटा नहीं है. और दूसरा, जो सेक्टर में पूरा डिसेबिलिटी सेक्टर में एक अंडरस्टैंडिंग हुई, सबने ये सोचा कि साहब ये 89, 92A और 93 जो सेक्शन है उसको उड़ा दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, उसको निरस्त कर दिया जाएगा. बट इट वाज नॉट दैट. ये सॉर्ट ऑफ एक विंडो खोलने का इस तरीके से भी मैं उसको इस तरह से देख रहा था कि एक विंडो होगी कि आपका जो केस है, कोई कंप्लेन है, वो स्टेट कमिश्नर, चीफ कमिश्नर के लेवल में ख़त्म हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप उस पर इंटरेस्टेड हो, आप उसमें कंसर्न दें. और आपको कोई भी पार्टी, आइदर ऑफ द पार्टी विल नॉट गो टू द हायर कोर्ट. हाई कोर्ट जाने की या स्पेशल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पनिशमेंट देने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल कोर्ट होना जरूरी है, उसको उसके लिए प्रावधान है. तो स्पेशल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है पनिशमेंट के लिए, वो तो होगा नहीं. और फाइन उसी में सेटल हो जाए. ओके ठीक है, आपको इनने गाली दे दिया, आपको इन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो आप, ठीक है, यू पे हिम 10,000 रुपीज. ठीक है जी, आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, यू पे दिस मच, और इसे सॉरी टू हिम, पब्लिकली सॉरी, लिखित रूप में सॉरी करो, समथिंग लाइक दैट. सो इस तरह का प्रावधान उनका लाने का. हाँ, तो इसको अगर केवल इतने को देखें, सिंसियरली इसको करा जाए, तो एक विंडो होगी. अच्छा है, मेरा पहले ही पूरा मुझे लड़ना नहीं पड़ेगा.
लेकिन ये escape रूट बन सकता था। मेरा अपना ये मानना ये था कि भाई ये escape रूट बन जाएगा। escape रूट बनने का मतलब है भाई इससे किस तरह से, क्यों, मेरा सबऑर्डिनेट है, या एक गरीब व्यक्ति है, या एक पर्सन जिसको कमिश्नर के वहाँ जाना इतना कठिन है, या डिस्ट्रिक्ट जाना कठिन है, या आप माफ करना, जनरली क्या होता है, हम लोग एट दैट लेवल बहुत सारे लोगों को डिग्निटी, जो शब्द जो हम अक्सर बोलते हैं, इतनी इम्पोर्टेंट जो डिग्निटी है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम कोर्ट या हमने काफ़ी कितनी बार बोला है, डिग्निटी इज सो इम्पोर्टेंट, है ना, वो डिग्निटी वाली बात नहीं होती। खाने को आदमी को है नहीं, वो डिग्निटी कहाँ बात करे, कपड़ा है नहीं कहाँ, तो वो बोलता ठीक है यार कोई बात नहीं, ठीक है साहब आपने ये कर दिया, आप दे दो कुछ पैसा ख़त्म कर दो। ऐसे बहुत सारे लोग कुछ मिलेंगे, लेकिन उसकी वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा पूरा, ये वाला हमारा एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि मैंने शुरू में बोला, जब से मैं देख रहा हूँ तब से 10-15 स्टेट्स में ही फुल टाइम कमिश्नर होते हैं। And again, with all due regard to the commissioners and all this, not many are very interested to work as commissioner. Not many are competent also. अगर आपका स्टेट कमिश्नर फुल टाइम है, या आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे कम्पिटेंट व्यक्ति ही होंगे, तो तब तो ठीक है। या उसमें आप बहुत क्लियरली बोलते हैं कौन कौन से माइनर पनिशमेंट, माइनर ऑफेंसेस आप किन की बात कर रहे हैं, वो मैं जानूं पहले, तब ठीक है, तब बात समझी जाए। देन ये है कि भाई ये आप एक कमिश्नर जो है और चीफ कमिश्नर जो है, स्टेट कमिश्नर एंड चीफ कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, they will be accountable to ensure that while compounding an offense, the interests of the person with disabilities will be ensured, and if there is any such compromise which is not in the interest of the person with disability, the state commissioner or the chief commissioner shall be accountable. अगर इस तरह की चीज होती शायद मैं तो बोलता ओके गो अहेड विद इट, अच्छा है, क्योंकि आज की डेट में अब ये पनिशमेंट कैसे होगा। मान लिया मुझे रिजर्वेशन नहीं दिया, पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट को, ब्लाइंड पर्सन को रिजर्वेशन नहीं दिया, जॉब में रिजर्वेशन नहीं दिया, उन्होंने कंप्लेन की, कंप्लेन करने के बाद स्टेट कमिश्नर या चीफ कमिश्नर रिकमेंडेशन दे दी, अपॉइंट हिम और हर, they say no we can't appoint, they file, they reply within 3 months, not possible. You feel, the complainant feels yes it is possible, I have been denied my right, then what that person will have to do, that person will have to file a writ petition in the High Court. This is one situation. Another situation is state commissioner or the chief commissioner passes an order and makes a recommendation. जो अक्सर होता है वो डिपार्टमेंट doesn't reply, doesn't respond, 3 महीने हो जाते हैं, स्टेट कमिश्नर का ड्यूटी खत्म हो गया ना, वो पर्सन विद डिसेबिलिटी को कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी विद ए स्पेशल कोर्ट कि भाई इसने ये नहीं किया, इस डिपार्टमेंट ने मेरा जवाब नहीं दिया, रिकमेंडेशन का जवाब नहीं दिया, इसलिए कंसर्न ऑफिसर को आप पनिशमेंट दीजिए। पनिशमेंट देने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, स्पेशल कोर्ट में आप फाइल करेंगे, ऑफ कोर्स उधर स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट, स्पेशल प्रोसिक्यूटर कंपिटेंट बंदा इंटरेस्ट लेगा नहीं लेगा ये सब चीज़ है,
देन उधर प्रोसीडिंग चलेगी. सपोज अब कितना कठिन होगा आप इमेजिन कर सकते हैं. देन स्पेशल कोर्ट ऑर्डर पास करता है. ओके, सो एंड सो ऑफिसर शुड बी पनिश्ड. That officer or the department may go against that order to the High Court, then to the Supreme Court. That punishment will never see the light of the day, or may take so many years, and many of them will be no more. हम तो मर जाएंगे, पता तब ऑर्डर निकलेगा. तो ये सब चीजें हैं. इन चीजों को ध्यान में दे करके मुझे लगता था कि भाई कंपाउंडिंग वुड बी बेटर प्रोवाइडेड दीज ऑल थिंग्स आर इन प्लेस. अनफॉर्चुनेटली इन आवर कंट्री इट इज नॉट सो फार. सो ये वाला जो मैं सोचा कि इसको भी कह दूं. आई हैव फिनिश्ड. एक्सीलेंट सर. एक चीज पूछनी थी ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन. जी. जो सबसे बड़ी ये दिक्कत हम देख रहे हैं इन एजुकेशन, इन अवेलेबिलिटी ऑफ रीडिंग मटेरियल्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट्स, यस, जो स्टेट लेवल की एक चैलेंज है. राइट टू एजुकेशन कह रहा है कि भाई हमें एजुकेशन मटेरियल मिलना चाहिए इन अ फॉर्मेट दैट आई कैन एक्सेस. यस. Where most of 100% in terms of, I would say, all materials, including NCERT, NIS, and all state curriculums, is not accessible. What is the way out? The way out is, as of date, on accessibility, the accessibility chapter or the provisions are very, very strict, very, very strong in RPWD Act. So that people, wherever that accessibility issue is coming, a complaint should be filed. Complaint should be filed. People should file not a, but number of complaints. Flood that Chief Commissioner's office with the complaints, with copy to the Education Ministry, and that concern, whichever the authority has issued, published those reading material. They have to have alternative method, alternative ways of providing that reading material, teaching material. Everything has to be accessible. उसमें कोई scope ही नहीं है. इसमें otherwise, which means अगर वो करते हैं not if they don't provide, then they are violating the act. Section 89 will come into play. Correct. So, common सारे boards को लेके, is CPT the right place to? Yes. go, या फिर because के state governments के साथ में आता है their state SCRT जो है state body है, तो फिर हमें state के लिए अलग करना पड़ेगा, NCERT का अलग करना पड़ेगा, every state के लिए करना पड़ेगा. मैं क्या करता, एक तो ये चीज होना चाहिए because education is a concurrent list में है ना? हेलो. Yeah, you're there, sir. Concurrent list में है ना? जी. Okay. So MHR, so education, Ministry of Education को एक चिट्ठी जाए, उनको ये चीज थोड़े फैक्ट्स दे दें और उनको बोल दें कि भाई प्लीज राइट टू ऑल द एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट्स with the direction to ensure that the reading and teaching and learning material, the entire TLM, is in accessible format for particularly persons with blindness, low vision. ये करना चाहिए with copy to the concerned state. आजकल तो ईमेल से सब हो रहा है, तो ईमेल भेज देना चाहिए, इस तरह से भेजना चाहिए. एंड यू शुड जो भी उसको लिखे उसमें टाइम फ्रेम जरूर दे दे. हम लोग जनरली टाइम फ्रेम नहीं देते हैं, तो टाइम फ्रेम दे दे. सर, आई रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन विद इन सो मेनी डेज. वी शुड नॉट हेजिटेट टू टेल दिस. राइट.
ताकि उसके बाद ये Sir, I'll be coming back to you on this issue offline. मैं देवेंद्र सब मिलके आपसे थोड़ी yes yes गाइडेंस लेंगे. yeah ठीक है सर. ठीक है सर. So we are going to open the floor for questions, sir. I want to break for 2 minutes. I want to go Take to your time, washroom. sir. तब तक मैं बंदों से बात कर लेता हूँ. आप दोबारा आइए तब आप बताइएगा. हाँ जी.